नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पुश क्लासेस में। दोस्तों मैं प्रखर कुशवाहा। दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे आप Instagram पे भी फॉलो कर लीजिए ताकि आने वाले सभी अपडेट्स आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहें। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक रिपोर्टाज जो कि रंगे राघव जी के द्वारा लिखा गया है, जिसका शीर्षक है आदम्य जीवन। तो दोस्तों सबसे पहले इस रिपोर्टाज को पढ़ने से पहले हम लेखक परिचय के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके लेखक हैं रंगे राघव जी। इनका जन्म जो है 17 जनवरी 1923 को हुआ है और 12 सितंबर 1962 को इनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों जन्म नाम इनका जो है तिरुमलाई नम्बकम वीर राघव आचार्य है। ये नाम आपको याद रखना है। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के एक शहर आगरा में पैदा हुए थे। दोस्तों ये उत्तर प्रदेश राज्य के जिला आगरा में पैदा हुए हैं और भरतपुर के बीर गांव में रहते थे, यानी कि इनका भरतपुर गांव जिला आगरा और उत्तर प्रदेश में इनका जन्म जो है हुआ है। दोस्तों आगे देखते हैं इनके कार्य क्या क्या रहे हैं। 20वीं सदी के एक प्रमुख हिंदी लेखक हैं ये। उन्होंने सेंट जॉन्स कॉलेज से जो है अपना आगरा से पोस्ट ग्रेजुएशन किया, इसकी पढ़ाई की पूरी और बाद में पीएचडी पूरी कर ली। गुरु गोरखनाथ और उनके समय पर उन्होंने 13 साल की उम्र में लिखना शुरू किया था, यानी कि इनकी जब उम्र 13 साल की थी तब इन्होंने जो है लिखना शुरू कर दिया था। 39 साल के अपने छोटे से जीवन काल के दौरान इन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया था। दोस्तों इन्होंने जो है 39 साल का ही इनका जीवन था टोटल, और इनकी जो है मृत्यु हो गई थी, बहुत ही असमय मृत्यु हो गई थी। दोस्तों एक चीज़ आपको बता दूं कि बाहर से जो थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही है उसको एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि आसपास जो है ट्रैफिक भी है और लोग भी। तो दोस्तों आगे चलते हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के एसोसिएट प्रोफेसर रहे हैं। दोस्तों ये समाजशास्त्र के जो है एसोसिएट प्रोफेसर रहे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में। इसके बाद उनके नाम पर रंगे राघव इंटर कॉलेज के नाम से अंबेडकर नगर जिले में एक इंटर कॉलेज, दोस्तों इनके नाम से जो है अंबेडकर नगर जिले में जो है एक इंटर कॉलेज भी खोला गया है। दोस्तों इनकी प्रमुख कृतियां क्या रही हैं जो जिनका इन्होंने संपादन कराया है। उपन्यास में अगर देखें तो घरौंदा, मर्दों का टीला, कब तक पुकारूं, धरती मेरा घर, ये जो है 1946, 1948, 1957, 1961 में रिस्पेक्टिवली जो है प्रकाशित हुए। अब कहानियों के संग्रह की बात करते हैं। वैसे तो बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं, उपन्यास भी बहुत लिखे, लेकिन हम कुछ चुने हुए ले रहे हैं जो कि ऊपर सबसे आते हैं। तो कहानियों की बात करें तो सबसे पहली कहानी देवदासी, साम्राज्य का वैभव, जीवन के दाने, अंगारे ना बुझे। दोस्तों ये जो है इनकी प्रमुख कृतियाँ रही हैं। दोस्तों हम रिपोर्टाज की बात करते हैं। आज हम इसकी मूल संवेदना जानेंगे कि ये जो रिपोर्टाज है इसका क्या उद्देश्य है, क्यों जो है हमारे सिलेबस में है, क्यों हमें पढ़ाया जा रहा है, बेसिकली रिपोर्टाज होता क्या है। दोस्तों रिपोर्टाज क्या होता है, एक वैसे तो ये पत्रकारिता में चलता है, इसका मतलब पत्रकारिता में ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन अब इसका जो है साहित्य में भी संकलन होने लगा है। तो दोस्तों साहित्य की ही एक विधा है। जिस तरह से कहानी होती है, उपन्यास होते हैं, नाटक होते हैं और तमाम चीज़ें होती हैं, तो उसी तरह से साहित्य की ये भी एक विधा है, जिस तरह से साहित्य की बाकी विधाएँ होती हैं। तो रिपोर्टाज भी साहित्य की एक विधा है। तो अब आप समझ गए होंगे, उम्मीद है कि रिपोर्टाज क्या होता है, लेकिन ये थोड़ा रिपोर्ट के फॉर्मेट में कुछ इस तरह से जानकारियों का वर्णन, घटनाओं का वर्णन, कब कैसे क्या, तो इस तरह से ये होता है। दोस्तों अब इसके मूल संवेदना की बात कर लेते हैं। तो तूफानों के बीच में संकलित रिपोर्टाज अदम्य जीवन सिद्धरगंज नामक गांव पर केंद्रित है, यानी कि ये गांव है सिद्धरगंज गांव है। इस गांव पर इस गांव की घटनाएं हैं उनका जो है मार्मिक चित्रण किया गया है। सिद्धरगंज के माध्यम से यह बंगाल के दरुण यथार्थ का साक्षात्कार है, यानी कि बंगाल का जो सिद्धरगंज गांव है वहाँ का जो है साक्षात्कार है, यानी कि जो इन लोगों ने जो सामने से देखा है वही उसको लिखा है। रंगे राघव की मानवतावादी जीवन दृष्टि से अनुप्राणित अदम्य जीवन तूफानों के बीच का प्रतिनिधि रिपोर्टाज कहा जा सकता है, यानी कि रंगे राघव का जो मानवतावादी जीवन दृष्टि है, उनके जीवन में जो उनकी जिस दृष्टि से वो लिखते थे, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से वो लिखते थे, उनका जो है तूफानों के बीच का प्रतिनिधित्व रिपोर्टाज जो है ये प्रतिनिधित्व, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर मोस्ट फेमस इसको कहा जा सकता है। यह कृति की मूल संवेदना का वाहक रिपोर्टाज है, यानी कि जो कृति थी इनकी, जो लिखने की कृति थी, जो लिखने का स्टाइल था, उसकी मूल संवेदना का वाहक रिपोर्टाज है। ये बंगाल का अकाल के कारण तथा अकाल जन्य स्थितियों का मार्मिक चित्रांकन है। बंगाल में जो अकाल पड़ा था उस टाइम पे वहाँ की स्थिति कैसी थी, वहाँ के लोग कितनी परेशानियों से जूझ रहे थे, उन सब का मार्मिक चित्रण है। यहाँ अपनी समग्रता में उपस्थित है, यानी कि इन्होंने जो लिखा है उसमें समस्त भाव में उपस्थित है। भूख, रोग, मृत्यु का साम्राज्य और उनसे जूझता मनुष्य, स्थितियों की प्रतिकूलता के बावजूद मनुष्य की संघर्षमय चेतना ही सत्य
है, लेखक उसी गुणगान का अभिनंदन करता है। यानी कि लेखक ने जो लोग भूख से पीड़ित हैं, जो लोग रोग से पीड़ित हैं, मृत्यु हो रही लोगों की, बीमारी के लिए इलाज नहीं है, तो तमाम भयावह स्थिति जो है प्रकट थी उस वक्त। तो जिन जिन समस्याओं से आम जनमानस जो है इफ़ेक्ट हो रहा था, यानी कि उन पर जो उसका जो प्रकरण की वजह से जो उन पर वो लोग जो प्रभावित हो रहे थे, तो वो सब चीज़ें जो है इसमें इन्होंने जो है मेंशन की हैं, यानी कि इनको लिखा है। अदम्य जीवन में चित्रित यथार्थ भयावह है, यानी कि जो अदम्य जीवन इनका रिपोर्टाज है, इसमें जो है भयापूर्ण एकदम चित्रण है। अगर इतनी सारी मौतें होंगी एक साथ, इतने सारे लोग परेशान होंगे, तो सिंपल सी बात है कोई भी डर जाएगा, एक मतलब सारे लोग डरने लगेंगे, परेशान रहेंगे। मृत्यु इस यथार्थ का सबसे बड़ा सच है। ये जो यथार्थ इन्होंने इसमें लिखा है, हम सब भी जानते हैं कि एक दिन सभी को मरना है, तो मृत्यु तो निश्चित है। और गांव की सीमा शुरू होने से पूर्व कब्रें शुरू हो जाती हैं, यानी कि जब उस गांव के अंदर कोई प्रवेश करना शुरू करता है तो बाहर से उसको कब्रें नजर आ जाती हैं, क्योंकि इतने सारे लोग इस अकाल से पीड़ित थे, इतने सारे लोगों की मृत्यु हुई, बहुत सारे जनमानस जो है प्रभावित हुआ है। फोड़ों की तरह वे कब्रें जगह जगह सूजी हुई दिखाई सी दे रही थी, यानी कि जिस तरह से मनुष्य के शरीर में फोड़े हो जाते हैं तो शरीर उसका अलग से दिखने लगता है, अजीब सा सूजा सूजा सा उभरा हुआ। इसी तरह से जब कोई गांव में उस इंटर करेगा, उस एरिया में जब कोई प्रवेश करेगा, तो उसको जो है कब्रें ही कब्रें दूर से दिखाई दे रही थी। अब दोस्तों एक एक कब्र में दो दो तीन तीन लाशें एक साथ दफनाएंगे, क्योंकि जगह ही नहीं बची थी अब लोगों को कहाँ दफनाया जाए। हर घर में मौत हुई थी। 30-40 लोग प्रतिदिन मृत्यु की भेंट चढ़ जाते थे। आंकड़े भयावह थे। रहमत के घर में 25 आदमी थे और उनमें से 20 मर गए। आप सोचो, किसी के घर अगर परिवार बहुत ही बड़ा हो, किसी की ज्वाइंट फैमिली, और उसमें 25 लोग हैं और जिसमें से 20 मर जाएं, तो कैसा लगेगा लोगों को। आदू मियाँ के घर में 19 आदमी थे और सब मर गए, यानी कि इनके घर में कोई बचा ही नहीं, सारे के सारे मर गए। एक माँ के 6 बच्चे अनाज और दवा के अभाव में उसकी आंखों के सामने चल बसे। इतनी भयावह स्थिति थी, इतना दंडात्मक परिवेश हो गया था कि बेचारे सभी लोग परेशानी से जूझ रहे, रोग से ग्रसित, बीमारी की दवाई नहीं, खाने को भोजन नहीं, अन्न नहीं, सब जो है मरते जा रहे थे। इस पर भी हाँ, अब्दुल रहमान के घर में 16 आदमी थे और उनकी मृत्यु की त्रासदी झेलने को वह अकेला बचा था, यानी कि एक बंदा बचा था केवल घर में। इस पर भी किसी का रोना कराना शेष नहीं बचा। जीवन के अभावों से जूझते आंखों की नमी सूख गई थी, यानी कि जीवन में जितना इतना अभाव हो गया था, लोग इतने खालीपन महसूस कर रहे थे कि आंखों में जो नमी थी ना, आंसू, कितना रोएगा कोई। आप ही सोचिए, किसी के घर में इतने लोग मर जाएं तो, और इतना बड़ा कष्ट आ जाए, तो कितना रोएगा, क्योंकि रोने से भी कुछ होने वाला है नहीं। लेखक से उन्हें यही अपेक्षा है कि वह एक एक कब्र से बात करे और जुलाहों के चूहों की तरह मरने की व्यथा कथा सारे संसार को सुनाए। रंगे राघव जैसे रचनाकार के लिए भी यह स्थिति मात्र घटना के विवरण तक ही सीमित नहीं है, वरन उनकी मानवीय चेतना मनुष्य को मृत्यु के सत्रांश से इस तरह संघर्ष करता देख अत्यंत विफल हो गई है। यानी कि लेखक भी परेशान हो गया है। ऐसा लग रहा है मानो जैसे लेखक का कोई अपना मृत्यु के घाट उतर गया हो। लेखक को इतना बुरा लग रहा है, वो अपने अंतर्मन से इस दूसरों की समस्याओं को अपनी समस्या की तरह समझ पा रहा है इस रचना के आधार पर, जैसा कि हमें पता लग रहा है। आंखों के सामने एक बारगी, उसमें सोए कंकाल तड़प उठे और नाच उठे यातना से व्याकुल, भूख से तड़प तड़प कर मरते हुए प्राणियों के चित्र। एक तरफ मृत्यु का यह आतंकपूर्ण रूप है, तो दूसरी ओर बीमारियों की भीषण यंत्रणा ने अकाल की स्थिति को और भी दुस्सह बना दिया है। यानी कि एक तरफ लोग मरते जा रहे हैं, दूसरी तरफ बीमारी और बढ़ती जा रही है और लोग मर रहे हैं, ग्रसित हैं। मलेरिया, चेचक, चर्म रोग जैसी बीमारियों से जूझने के उनके पास कोई साधन नहीं है, यानी कि उनसे लड़ने के लिए कोई साधन नहीं। जब अकाल ही पड़ जाएगा, भूख से लोग मरेंगे, उनमें इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी, लड़ने की क्षमता खत्म हो जाएगी, उनको भोजन नहीं मिलेगा तो उनका शरीर कैसे लड़ेगा रोगों से। तो इसलिए रोग जो हैं और अधिक संख्या में फैल रहे हैं। सहायता के नाम पर एक सरकारी दवाखाना अवश्य था, ना कोई दवाई थी, ना मरीजों की खास तवज्जो, और इस पर भी शासकीय मत की पुष्टि करता असिस्टेंट डॉक्टर 75% आदमियों की हालत सुधारने का दावा करता है। यानी कि आप तो जानते हैं कैसे सरकारी आंकड़े क्या बोलते हैं और जनमानस पटल पर सच्चाई क्या होती है। हम सभी जानते हैं कि हर कोई बातें करता है, सब अपना काम अपने को बढ़ा चढ़ा के दिखाना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई क्या होती है, पब्लिक कितना जो है, जो समाज है,
समाज के लोग हैं वो कितना समस्याएं झेल रहे हैं। यानी कि एक सरकारी अस्पताल में भी आपको इतनी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, इतनी समस्या देखने को मिलेगी अगर आप किसी दिन विजिट करें। मैं तो कई बार कर चुका हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है लोग कितना परेशान हैं, डॉक्टर और सब मिलके कितना ज़्यादा भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। जबकि रोग से जर्जर प्रतिक्षारत रोगी, उनकी बुझी आंखें, उभरी पसलियाँ और भयानक चर्म रोग एक अलग कहानी कहते हैं। स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा भेजी गई सहायता भी अत्यंत अपर्याप्त थी। डॉक्टर कूंटे के नेतृत्व में गया एक मेडिकल जत्था और फ्रेंड्स एम्बुलेंस यूनिट द्वारा चलाया जा रहा एक लंगर खाना, जहां 100 बच्चों के मात्र 7.5 सेर खिचड़ी बंटती थी। दोस्तों, इन घटनाओं को आपको याद रखना है। कहानी में जो भी घटनाएं, इनको जब आप आंसर लिखेंगे, अपना उत्तर लिखेंगे, तो उसमें मेंशन करेंगे तो आपको सिंपल सी बात है, बहुत अच्छे खासे मार्क्स जो हैं मिलेंगे अगर आप सारी घटनाओं को अच्छे से मेंशन करेंगे। सब और अभाव और अभावजन्य भ्रष्टाचार का बोलाबाला है। मतलब कि इतनी भयावह स्थिति है, इतनी ज़्यादा समस्या में लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या मिले क्या लूट लें, एक दूसरे को लूटने पे तुले हैं लोग। चावल किसी भी दाम नहीं मिलता, हर चीज़ एक मुनाफाखोरी और चोरबाजारी हो रही है। यानी कि चावल किसी भी दाम नहीं मिलता, मतलब कि चावल मिलता ही नहीं है। लोगों ने, जिनके पास है, उन्होंने अपने सहेज के रख लिया अपने पास, वो बेचना नहीं चाह रहे, महंगा करके बेचना चाह रहे हैं। अधिकांश लोग एक वक्त खाकर ही जीवित रह रहे हैं, यानी कि भोजन ही नहीं है। लोग एक समय का भोजन जुटा पाने में बहुत ही मुश्किल जो है फेस कर रहे हैं। 300-350 लोग गांव छोड़कर भाग गए। आम आदमी के लिए स्थिति और भी भयंकर हो जाती है। यानी कि ऐसे समय में अगर कोई बड़ा आदमी है, अगर महंगाई है तो वो तो झेल लेगा, वो तो महंगा खरीद के खा लेगा, लेकिन जो बेचारा गरीब है, 200 रुपये जो मजदूरी करके जो रोज लाता है, वो कैसे इस स्थिति को फेस करेगा, कैसे इसका सामना करेगा। व्यवस्था पर से उसका विश्वास उठ गया। गांव कमेटी के यूनिट बोर्ड के मेंबर सब चोर हैं। चोर कोई हमारी परवाह करता है, रिश्तेदारों को कार्ड देते हैं, अपनों को देते हैं, हमारा क्या पूछ। यानी कि जिनके अपने हैं वो अपना अपना देखते हैं। अगर कोई अधिकारी है, उसके जो अपने लोग हैं, उसको वो जिनसे जान पहचान है उनको फ़ायदा देगा, बाकियों को नहीं देता है। क्योंकि सोर्सेज सीमित हैं, संसाधन सीमित हैं और समस्याएं सीमित हैं, लोगों को भी ये सीमित हैं। लेकिन एटलीस्ट कम से कम जान पहचान और ये सब, इन सब से तो बचना चाहिए। मानो जान पहचान वाले को भी दे रहे हो तो बाकी लोगों को भी दो, समान सबसे व्यवहार मानते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।